जितने जितने बच्चे प्रेजेंट है प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। चैट में आप अटेंडेंस भेज दो। जब से मैंने रिमाइंड कराना छोड़ दिया है बच्चों ने अटेंडेंस भी भेजना छोड़ दिया है। सो डू दैट। उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम। ओके, सो वन बाय वन मेरे पास समवेयर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस हैं। मिक्स है, हर जगह से लिया हुआ है क्वेश्चंस। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हो। सो सिंस आपका चैप्टर ये ऑलरेडी हो चुका है ENMT 1 बैच में, सो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस अगर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टेक 2 to 3 minutes ऑफ टाइम एंड जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज आंसर इट। और बाकी बच्चे जो ऑन कॉल आके नहीं आंसर करना चाहते, सेंड योर आंसर्स इन द चैट। मैम वीडियो ऑफ रखेगा तो चलेगा ना? सॉरी, हाँ वीडियो ऑफ रहेगा तो चलेगा। जस्ट आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स और व्हाट यू थिंक और एनी एक्सप्लेनेशन अगर आपके माइंड में है दैट यू हैव टू शेयर, दैट्स इट। ओके, चलो लेट मी शो यू फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। Each slide has 3 questions, so take your 2 to 3 minutes of time and then answer me. मैम मैं Yes. मैम फर्स्ट का डिओडेनम। Okay. So yes, Neha. मैंने दे दिया डिओडेनम। Okay, आपने दे दिया। Anyone else? मैम सेकेंड का माइक्रोविली। ओके, मैम थर्ड का शायद से बाइल पिगमेंट्स। ओके, ओके। एनीवन एल्स? किसी और को कोई और ऑप्शन लग रहा है? एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। चेतन इज ऑल्सो सेइंग ए। ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैम वो सारे सही थे ना? राइट, अगर कोई भी गलत होगा देन आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन। ओके नम्रता, प्लीज चेक योर इंटरनेट। नहीं तो थोड़ी देर आप वेट करो, मे बी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन दिखेगा। मैम फिफ्थ का इंडाइजेशन। फिफ्थ का इंडाइजेशन, ओके। मैम सिक्स्थ का एपिग्लॉटिस। मैम फोर्थ का कैल्शियम। अदर स्टूडेंट्स प्लीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। अगर आप ऑन कॉल नहीं आ रहे हो देन चैट में एटलीस्ट आपके आंसर्स दो सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ओके, एनी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है कोई और ऑप्शन होना चाहिए? ओके, फोर्थ क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। व्हाई यू थिंक कैल्शियम, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके टूथपेस्ट में भी ये कंपोनेंट रहता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आप लोगों के साथ कभी ये मैटर डिस्कस किया होगा, देयर वाज द टाइम जब कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट होता था एंड कोलगेट टेम्पररीली बैन हो गया था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। आई एम गिविंग हिंट अगेन, हो सकता है कैल्शियम ना हो। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि a dental condition that is characterized by hypermineralization of teeth enamel due to excessive intake of the teeth often appear mottled. Mottled का मीनिंग समझते हो? नो मैम। ओके, एनीवन जिसको आंसर आता हो? मॉटल्ड मीन्स स्पॉट्स या फिर पिगमेंट्स कहीं पे अगर प्रेजेंट हो, छोटे छोटे पैचेस, कलर्स कहीं कहीं आ जाते हैं। दैट हैपेंस इन द टीथ because of certain chemicals presence, that is मैम fluorine. Yes, मे बी फ्लोराइड।
करेक्ट. सो फ्लोराइड इज द राइट आंसर. बेसिकली क्या था, फ्लोराइड जो कंपोनेंट है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर जितने भी बोन बेस्ड टिश्यूज हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं. इन केस अगर फ्लोराइड ज्यादा हो गया तो ये हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करते हैं. दैट कंडीशन इज द मॉटलिंग ऑफ टीथ. इफ यू हैव नोटिस्ड इन सम पीपल, कभी कभी किसी के पैचेस प्रेजेंट होते हैं. So that is because of that particular fluoride concentration. So that is the right answer. कैल्शियम की तो रिक्वायरमेंट है, so कैल्शियम कभी एक्सेस नहीं हो सकता, और अगर एक्सेस भी है तो उसमें व्हाइट कलर अपीयर होगा, मॉटल्ड अपीयर नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5th and 6th बोथ द आंसर्स आर राइट. और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? No, ma'am. ओके. मैम 7th का C. ओके. मैम 8th का D. Okay, what about other 9th? मैम 9th का A शायद. ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कोई और आंसर लग रहा है? मैम शायद से A और B नहीं होगा क्योंकि हाई ब्लड हाँ. कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट्स ज्यादा, हम्म. तो C और D में से कुछ तो होगा. No, dalda and lard are the basically unsaturated fat. तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन. आपको क्या चाहिए, आप एक्सेप्ट वेजिटेबल ऑयल, ऑल ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ये क्या होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा लाइट टेम्परेचर हो जाता है दे सॉलिडिफाई. ओके, आपको वैसी कंडीशन नहीं चाहिए. अगर वो सॉलिडिफाई हो रही है इट मींस, स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो वेजिटेबल ऑयल इज द बेस्ट सजेस्टेड फैट कंपोनेंट, जिससे कि क्या होगा, वो आपकी बॉडी में किसी और तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा. अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होगा वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा. अगर सॉलिडिफाई हो रहे हैं इट मींस क्या हो रहे हैं, वो अपने आप में स्टेबल हो जा रहे हैं, और अगर खुद से स्टेबल होंगे तो वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे और उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, किसी भी फॉर्मेट में वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे. दैट वी डोंट वांट दैट. सो इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज रिक्वायर्ड. बिकॉज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को भी अगर डाउट है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए ऑयल बहुत बुरा है, देर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एवरीवन नोज दैट, LDL एंड HDL. सुना है कभी? लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल. विच वन इज गुड वन? लो LDL is good or HDL is good? Low वाला. Low one. Low one is bad.
LDL cholesterol is bad cholesterol. Reason is basically क्या होता है कि हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक के चांसेस LDL में ज्यादा होते हैं. अगर LDL में अगर हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा है, इट मींस उनका काम क्या है, वो वेन्स और वेसल्स जो है उनके वॉल पे अटैच हो जाते हैं. दैट यू डोंट वांट. अगर वो अटैच हो गए, इट मींस वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, यूज नहीं हो रहे. जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो तुरंत यूज हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वेजिटेबल ऑयल इज सजेस्टेड. इन जनरल ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, बिकॉज all of you are going to be doctor in future. तो आप सब लोग ये सजेस्ट करने वाले हो और you are going to study about it. Okay, so 9th का B understood. Any other question 7th और 8th में से कोई doubt? Because 7th and 8th is correct. Shall I move ahead? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. मैम 10th का शायद D है, रेनिन. Okay. मैम 10th का C लग रहा है. Okay. मैम वो वर्ड क्या है 11th में? लैक्टियल्स. Lacteals. मैम 11th का शायद A. Okay. हाँ मैम 11 का है. Okay. Snehal is saying 11th A. Okay. मैम Mm-hmm. 12th का A शायद. Okay. 12th A. Okay. So 11th and 12th are basically correct, but 10th में सबको confusion है. Okay. काइमोसिन अगर नहीं पता, रेनिन का फंक्शन पता है क्या है? रेनिन एग्जैक्टली क्या करता है और किन में प्रेजेंट होता है? मैम वो रेनिन छोटे बच्चों में होता है. ओके. एंड मोस्टली रुमिनेंट्स में भी प्रेजेंट होता है. रेनिन का Yes, बेसिक ma'am. फंक्शन क्या है? व्हाट इट इज? रेनिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका काम क्या है? मिल्क का कर्डलिंग. तो ये Yes, एग्जैक्टली ma'am. क्या करता है? मिल्क में सीजिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन जो आप कहते हो. Yes, ma'am. करेक्ट. उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा जिसका दूसरा नाम है काइमोसिन. यहाँ पे काइमोसिन का दूसरा नाम रेनिन है. मैम That's वो why we, right? इंटेस्टाइन में जो काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है ना, तो इसकी वजह से मैंने ट्रिप्सिन बोला था. ओके. ओके. सो बेसिकली जो काइमोसिन वर्ड है दैट एक्चुअली उसका दूसरा नाम या दूसरा मीनिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी रेनिन. जो काइमोट्रिप्सिनोजेन की आप बात कर रहे हो दैट इज वन ऑफ द प्रो एंजाइम्स जो कि नॉर्मली एडल्ट्स के इंटेस्टाइन में ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई आप थोड़ा बहुत मिल्क डाइजेस्ट करवा पाते हो. अदरवाइज क्या होगा? आप बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करवा पाओगे. ओके. अदरवाइज एवरीवन शुड बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, जबकि लैक्टोज इंटॉलरेंट एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन में होता है. आप सब लोग डेली मिल्क कंज्यूम करते हो? एवरीवन? यस मैम. Right. And do you face any kind of difficulty while consuming?
आफ्टर कंज्यूमिंग? नो। राइट, बिकॉज आपके पास एक बहुत ही ट्रेसेस में लैक्टेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये सारी के सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है जो मिल्क में प्रेजेंट सम ऑफ द प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवा पा रही है। दैट्स व्हाई आप मिल्क टॉलरेट कर सकते हो। सो मिल्क इंटॉलरेंट होना एक्चुअली एक माइनॉरिटी पॉपुलेशंस में होता है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। सो उनमें ये सारे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टियल्स? आंसर ए है, दैट इज करेक्ट, बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ लैक्टियल्स? नो मैम। नो मैम। ओके, सो कैसे पता चला? वेयर यू हैव स्टडीड लैक्टियल्स? इंटेस्टिनल विलाई में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे इलियम है, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन यहाँ इलियम है, उनके विलाइज में प्रेजेंट है। बेसिकली लैक्टियल्स क्या होते हैं, एवरीवन शुड राइट डाउन, ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन इलियम, जो इंटेस्टिनल विलाई होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं। आई एम राइटिंग हियर लिम्फेटिक वेसल्स। यस, ये फैट एब्जॉर्ब करते हैं ना? नहीं, मोस्टली ये फैट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये बेसिकली जहां पे भी लिम्फेटिक सिस्टम अगर आ रहा है, इट मींस जो भी प्रेजेंट जर्म्स हैं या फिर एनी फॉरेन पार्टिकल जो कि उनको सही नहीं लग रहा है फॉर इम्यूनिटी पर्पस, वो क्या करेंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे अपने पास, ठीक है। अगर हाँ, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में जरूर हेल्प करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में दे आर गोइंग टू हेल्प। तो वो जो उनका हेल्प होता है उसके साथ साथ एसोसिएटेड उनका जो फंक्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी इम्यूनिटी। ओके, नाउ व्हाट इज निक्टेलोपिया? अगेन आंसर करेक्ट है, बट डिजीज का मीनिंग पता है व्हाट इज निक्टेलोपिया? नो मैम। ओके Yes, देन, ma'am. ओके यस, No, टेल ma'am. Night blindness, like dim. Yes, ma'am. करेक्ट, करेक्ट। इवनिंग टाइम पे, नाइट टाइम पे जिनको नहीं दिख पाता है दैट इज नोन एज निक्टेलोपिया। बेसिकली ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सबने ऐसी उड़ती उड़ती खबरें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों को शाम के 7 बजे के बाद नहीं दिखता, ऐसा सुना Yes, होगा, या फिर इवनिंग Yes, टाइम में ma'am. लोगों को कलर्स नहीं दिखते। फिर ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो आपके रॉड एंड कॉर्न सेल्स हैं वो उनके साथ उनको डिमिनिश या उनको डैमेज करने लगते हैं, विटामिन मैम ए मुझे डेफिशिएंसी। यस, उन्हें डिम लाइट में नहीं दिखता है ना? राइट, जैसे ही नाइट हो गया, नाइट मींस लाइट या तो कम है या तो डिम है, उस लाइट में उनको दो चीजें नहीं दिखेंगी, या तो बिल्कुल भी उनको कुछ भी नहीं दिखेगा, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, या फिर उनको कलर्स नहीं दिखेंगे, कलर इंटेंसिटी, डिफरेंट वेरिएशन, शेड्स, ये सब दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसा, रात तो में मैम भी कलर मतलब की जगह light ग्रे। लगाते तब भी नहीं दिखता क्या उनको? सॉरी, अगर रात में लाइट है तो ऑफ कोर्स लाइट है तो दिखेगा, बट नॉर्मली जैसे मून लाइट में और रिफ्लेक्शंस में आप देख पाते हो हल्की डिम लाइट में, उनको नहीं दिखेगा। ओके मैम। ओके, सो बेसिकली काइंड ऑफ कैटरेक्ट का एक बहुत ही डैमेज्ड वर्जन है। अगर कैटरेक्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया तो निक्टेलोपिया में कन्वर्ट हो सकता है। दैट आल्सो कॉज्ड समटाइम्स। एनी अदर डाउट्स इन तीनों क्वेश्चन में से? नो मैम। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैम 13 का डी, बोथ 1 and 2। ओके, Ma'am, 15 का B. ओके, मैम 14 है मैम, 15. ओके, 15th। यस, मैम 13 का शायद बी। 14th का A. 13th का बी, ओके, एंड 14th ए। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और? एक बार मुझे चेक
चैट देख लेने दो. ओके, 14th A, 15th B. ओके ओके, 13th एक बार ध्यान से देखो. व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, both 1 and 2. Yes. Okay. Do you know what are secretin and cholecystokinin? कहाँ पे सिक्रीट होता है बेसिकली? बेसिकली क्या है, ये स्टिमुलेंट्स कहे जाते हैं. And ओके, ये बेसिकली क्या है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट करता है. दीज आर द स्टिमुलेंट्स. जैसे ही आपके HCl, आपके स्टमक में HCl सिक्रीट होने लगेगा, डियोडिनम रीजन में यानी स्मॉल इंटेस्टिनल रीजन में कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होने लगता है एंड पैरेलली सिक्रिटिन होने लगते हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर बेसिकली स्टिमुलेंट्स जो कि क्या करेंगे, पेनक्रिया को एनकरेज करेंगे. सिक्रिटिन इज द हार्मोन, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहते हैं. स्पेशली एसिड यानी HCl का जब रिस्पॉन्स आता है, HCl का रिस्पॉन्स आएगा तो कोलेसिस्टोकाइनिन डियोडिनम में सिक्रीट होगा और सिक्रिटिन जो है बाय एंडोक्राइन सिस्टम आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा. ये दोनों क्या करेंगे, मिलके पेनक्रिया को एक्टिव कर देते हैं. पेनक्रिया के में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रिया में? व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल्स? एनीवन? अल्फा बीटा, आइलेट. हाँ, अल्फा बीटा. करेक्ट. और कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं? पेनक्रियास. विच हार्मोन? दीज आर द स्टिमुलेंट्स जो पेनक्रिया को एक्टिव कर रहे हैं. बट एक्चुअली पेनक्रिया एक्टिवेट होके एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स एंड कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट कर रहा है? एंजाइम तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज. ओके गुड. यही एंजाइम्स है बच्चे, आपको याद होना पड़ेगा. पेनक्रियाटिक जूस आप समझ रहे हो, बट पेनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स क्या है ये आपको समझना पड़ेगा. एंड व्हाट आर द हार्मोन्स? चेतन इज सेइंग इंसुलिन. करेक्ट. आप लोगों का डाइजेशन हो चुका है, काफी पहले हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच. प्लस 2 दिन में एग्जाम है. हाउ यू ऑल आर गोइंग टू परफॉर्म अगर आप अभी से याद नहीं रख रहे? सो बेसिकली पेनक्रियाज में सारे के सारे डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं कि एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. उनमें आता है जैसा कि आपने बोला ट्रिप्सिन, देन अमाइलेज. उसके अलावा एनीथिंग एल्स यू कैन रिकॉल? एनी ऑफ अदर एंजाइम्स? मैम वो डीएनए वाला, वो न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियेसेस पक्का पेनक्रियाज में प्रेजेंट है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? पेनक्रियास मैम. ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है या नहीं? हाँ, वो न्यूक्लियोटाइडेज और साइडेज. ओके गुड. सो इसके साथ साथ, इन एंजाइम्स के साथ साथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर बैलेंस करवा रहा है. मींस 2 चीजें होती है हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स में. जो हमारा स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. करेक्ट? एम आई राइट? yes, ma'am. अब क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या है? ये कंपाउंड शुगर है यानी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में लगे हुए हैं, दैट इज ग्लाइकोजन. अभी इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम है ईच एंड एवरी सेल तक ग्लूकोज पहुंचाना. तो यानी जो भी डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद व्हाटएवर ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स हर एक सेल तक भी लेकर जाएंगे. और ये कमी है हर एक सेल में ग्लूकोज की, तो उनको पहुंचाने का डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है? इंसुलिन. ओके, सो ग्लाइकोजन से शुगर बना के ईच एंड एवरी सेल तक लेके जाने का काम इंसुलिन. बट आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल भी रेगुलेट होना चाहिए ना, तो वो रेगुलेट कराने का काम यानी एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसका काम करवाता है ग्लूकागॉन. तो बचे हुए पेंडिंग शुगर वो इधर से उधर पड़े हुए हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या करना है? बहुत सारे शुगर को वापस से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाने का, गोडाउन में स्टोर करवाने का काम कौन करेगा? ग्लूकागॉन. Okay, so these are the 2 important hormones जो पेनक्रिया सिक्रीट करते हैं. I am expecting everyone to remember this. ठीक है? Human physiology में no compromise. I won't tolerate कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया. You have to ask me questions अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट आ रहा है तो. और read again and again all the concepts, all the notes ताकि आपको समझ में आए.
ओके, बिकॉज सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। आपकी जूलॉजी में 39% वेटेज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं, उसके बाद 10%, 5%, 8% बाकी टॉपिक्स का इतना वेटेज है। सो दैट्स वाई आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी आनी चाहिए। एक बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी और जूलॉजी में एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 and 15, दे बोथ आर करेक्ट। बट अब मुझे 14 तो इजी है, चलो मैं उसके बारे में ज्यादा पूछूंगी नहीं। गैस्ट्रिक जूसेस एंड स्टमक सब लोगों को पता होता है। एंटेरोकाइनेज, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज एंटेरोकाइनेज? मैम ये इंटेस्टाइनल जूस है जिसको हम सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। ओके, वो जो ट्रिप्सिनोजेन जो प्रोएंजाइम है ना उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्जन में मदद करता है। ओके, गुड गुड। सो बेसिकली प्रोएंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम एंटेरोकाइनेज करते हैं। सो इन अनदर वर्ड, इफ यू डोंट नो, सो एंटेरोकाइनेज इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो। ओके, that is the basic concept. Otherwise all the questions are correct. Any other doubts? No? No, ma'am. Okay. No, ma'am. मैम 16 का डी। मैम 18th का ए लग रहा है, हाइड्रोलाइज लास्ट में। Okay. 18th का A, यहाँ पे 1 2 3 है नंबर, तो मैं 1 लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। सेवनटीन्थ का आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा, हिंट है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्लूकागॉन इंसुलिन बोला उससे कनेक्टेड है। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोच के देखो उसके बारे में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको आंसर करना है। मैम शायद 2। ओके, 2। 2। चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जो मैंने आपको बोला ना, दैट इज द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? आपके सारे बायोकेमिकल फंक्शंस। इनमें से कौन सी चीज है जो बायोकेमिकल फंक्शंस में इमीडिएटली पार्टिसिपेट नहीं करता? दैट इज द एडिपोज टिश्यू। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग रॉन्ग है, ऐसा होना चाहिए था लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ एनर्जी इन बॉडी इज स्टोर्ड इन। एक्चुअली इट शुड बी इन और एज। ओके, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ओके, इन और एज, तब जाके ये चारों ऑप्शंस का सेंस बनता है। तो या तो स्टोर्ड इन या तो स्टोर्ड एज। ओके, सो एडिपोज टिश्यू, सोच के देखो, अभी एडिपोज टिश्यू को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चर्बी, हिंदी में।
फैट बेसिकली क्या है, सारे फैट ग्लोब्यूल्स वहां पे स्टोर होते हैं, व्हाइट फैट्स एंड ब्राउन फैट। इनके स्टोर होने का काम, मकसद क्या है, ये लॉन्ग टर्म स्टोर होते हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए कि जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, स्कार्सिटी हो और बॉडी स्टार्विंग, यू हैव नॉट ईटन फॉर डेज, तब उस टाइम पे आपको जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए एडिपोज टिश्यू अपना फैट बर्न करता है। अंडरस्टूड? सो एक और चीज, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ड्रग एक्शन। जो भी मेडिसिन आप कंज्यूम करते हो, डू यू नो अगर वो जरूरत से ज्यादा डोज है तो कहाँ पे स्टोर होता है? आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। इफ यू डोंट नो देन यू शुड नो। तो जितने भी मेडिसिन हैं, वट एवर ड्रग्स यू आर कंज्यूमिंग, इसीलिए लोग बोलते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड डोज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए या कम नहीं लेना चाहिए। अगर कम ले रहे हो तो वो सफिशिएंट ही नहीं है, तो आपकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। और अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो जितना चाहिए उतना तो बॉडी कंज्यूम कर लेगा, वो रिएक्ट हो जाएगा, बट जितना बच गया वो चीज कहाँ हो जाती है? इट ऑलवेज टेंड टू स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। ओके, सो वो फैट के साथ कंबाइन होके स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने की वजह से क्या होता है? टॉक्सिसिटी। इसीलिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। यू ऑल आर फ्यूचर डॉक्टर्स, सो यू शुड नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आंसर इज 3, एडिपोज टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। The purpose of physical digestion is to hydrolyze larger molecules. Any other options? एक भी ऑप्शन सही नहीं लगे? मैम फोर्थ लगा था सही। ओके, फोर्थ लग रहा है। एनीथिंग एल्स? 2 तो नहीं हो सकता फॉर श्योर। ओके, और फिजिकल डाइजेशन होता कहाँ है? माउथ में। और फिजिकल डाइजेशन का मीनिंग समझते हो? मैम मतलब दांत से चबाया हुआ फिजिकल। ओके, या मैकेनिकल डाइजेशन, राइट? दैट इज योर फिजिकल डाइजेशन। सो प्राइमरीली ये कहाँ पे होता है? माउथ में। आपका टीथ, सलाइवा, जो टंग है, जो फूड का च्यूइंग एंड मिक्सिंग कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट द फिजिकल डाइजेशन। ऑल्सो स्टमक पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक में, सो स्टमक ऑल्सो डू द फिजिकल एक्शंस और मैकेनिकल एक्शन। अभी इसका बेसिक पर्पस क्या है? सो बेसिक पर्पस ये है, उसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं करना है, फूड को फिजिकली ब्रेक करना है। आप फिजिकल मेथड से केमिकल नेचर कभी चेंज नहीं कर सकते, जबकि उनके क्या बोलते हैं कि सरफेस एरिया को आप चेंज करने वाले हो, इंक्रीज करोगे सरफेस एरिया को बाय क्या बोलते हैं कि ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर फॉर्म। आप पीसेस में उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, बट उसका फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर या स्ट्रक्चर जो है केमिकली चेंज ही नहीं हो रहा। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मींस हाइड्रोलिसिस, वाटर का एडिशन। आप वो तो कर ही नहीं रहे ना, फिजिकल का मीनिंग ही वही नहीं है। इट्स द सेम पर्पस कि आपने कोई रॉक रखा है और उसको हैमर से आप तोड़ रहे हो। तो अगर हैमर से आप तोड़ रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो। तो क्या वो रॉक का केमिकल नेचर चेंज हो जाता है? वो अगर पाउडर्ड फॉर्म में भी हो गया तो है तो वो रॉक ही ना एट द एंड, बट वो पाउडर्ड रॉक है। ओके, सो वही जो फूड है वो स्मॉल पीसेस में हो जाता है, और जब वो स्मॉल पीसेस में हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ अलाइंड हो जाएंगे और उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा? ताकि एट द एंड जब केमिकल या एंजाइम्स जब इंट्रोड्यूस हो तो हर एक मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाए उनके सामने। अंडरस्टूड? क्या Yes. मीनिंग क्या है? अगर हर मॉलिक्यूल सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे हैं एक साथ, फिजिकली उनको क्या किया? एक प्लेट में कन्वर्ट कर दिया, एक शीट बना दिया, उनका पतले हो गए सारे। और अगर सारे शीट हो गए, इट मींस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड नाउ। सब कुछ जो अंदर भी थे वो सारे के सारे बाहर आ गए, और वो सारे बाहर आ गए, एक्सपोज हो गए, तो एक बार में जो भी केमिकल उसके ऊपर डालेंगे वो कंप्लीटली एट अ टाइम सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ फिजिकल डाइजेशन। Understood everyone? Question number 18. Yes, ma'am. Okay, chalo. Let's move ahead to next question. मैम 19th का बी। Okay, 19th का B.
मैम 21 का 4 लग रहा है। 21 का 4, ओके। मैम 21 का 1 लग रहा है मेरे को, 1। ओके, मैम फ्यूजिफॉर्म पैपिले होता है क्या? फ्यूजिफॉर्म, यू टेल मी, क्वेश्चन आपके लिए है। 20th का डी कह रहे हैं, ओके। ओके, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चंस, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐड करना चाहिए? ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्यूजिफॉर्म पैपिले नहीं होता है, फोलिएट पैपिले होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वो आपका राइट आंसर है भी नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सो 19 एंड 20 एब्सोल्युटली करेक्ट है, और आई गेस आपको उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियरली पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। व्हाट इज मोनोफायोडोंट? मैम जो साल में सिर्फ एक, मतलब लाइफ टाइम में एक बार आते हैं सिर्फ। लाइफ टाइम में एक बार आते हैं, वो कौन कौन से हैं मोनोफायोडोंट जो एक बार आते हैं? मैम वो मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर वाले दोनों भी, और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर, जिसमें कि आपके विजडम टूथ भी आ जाते हैं। टोटल 12 है, तो ठीक है। फर्स्ट वाला option है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ही है। ये क्या है? हाफ जॉ का फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में हाफ जॉ होता है, तो अपर हाफ लोअर हाफ इनको 2 कर दो, इंटू 2 ऐड करके, तो कितना हो गया? टोटल 12 हो गया, आई गेस, हाँ। राइट। सो वो 12 हो गया। सो दीज आर द ओनली टूथ जो सेट ऑफ टूथ जो कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा, उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। एंड हाउ मेनी, जितने मिल्क टीथ का सेट कितने हैं टोटल, काउंट कितना है ये बताओ मिल्क टीथ का? 20। 20, करेक्ट। और डू यू ऑल नो एवरीवन, आपको ये चीज पता है कि आपके टीथ जो होते हैं वो ऑलरेडी यू आर बॉर्न विथ ऑल द काइंड ऑफ टीथ? यस डू यू मैम, नो आप दैट? बताए हैव यू थे। ऑल सीन द स्कल, बेबी स्कल? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। करेक्ट। अगर सबने देखा है देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अदर स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर, सो आई शोड देम एवरीवन द स्कल। सो बेसिकली क्या है, जो बेबी स्कल होता है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन योर बॉडी। आपके स्कल में ऑलरेडी हर टाइप के टूथ, यानी 32 प्लस 20 कितने हो गए? 52। 52 टीथ के साथ आप ऑलरेडी पैदा होते हो। और क्या होता है, एज के हिसाब से वो क्या होते हैं, जो भी मीजोडर्मल लेयर, आपका जो गम का लाइन है ना, दीज आर द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, और जो मीजोडर्मल लेयर होते हैं वहां से पेनिट्रेट करके वो बाहर आएंगे। और जैसे ही जैसे आपकी एज होती जाएगी वो मिल्क टीथ चले जाएंगे, एंड धीरे धीरे फिर परमानेंट टीथ आते हैं। इसीलिए कुछ लोगों में विजडम टीथ लाइफ में अपीयर भी नहीं हो पाता, इट इज ऑलरेडी देयर इन द जॉ, बट शायद सॉकेट में उतना स्पेस नहीं है, बाहर स्पेस नहीं हो पा रहा है बकल कैविटी में, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अपीयरिंग। इसीलिए मिल्क टीथ, विजडम टीथ का होना या नहीं होना कंपल्शन नहीं होता, एंड इट अपीयर वेरी लेट। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने नहीं देखा है देन टेल मी, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, नेक्स्ट। मैम 22 का थर्ड इनामल। Yes, enamel. ओके, चेतन इज आल्सो सेइंग 22 का 3। 23 का 3। का 3 राइट। यस मैम 23 का 3। और 24 का 4।
Okay, all the questions are correct. कोई explanation किसी भी question में? No, ma'am. Okay, let's move ahead to next set of questions. मैम 25 का 3. Okay, Achieving ना तो 25 का 2 आएगा ना, फिर से वो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा. okay, let's see 3 and 2 दोनों. I'm writing both. चेतन ने बोला है 27 का 3. Okay. Yes, ma'am. 27 का 3. Prashansa is saying 26-2. Okay. चलो पहले ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर कर लेते हैं. च्यूइंग फूड, जो भी हमने मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है. घुमा के वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो आंसर भी वही होगा कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ फूड, जिसकी वजह से केमिकल एक्सपोजर बेटर हो पाए, और अगर केमिकल एक्सपोजर बेटर होगा तो रिएक्शन बेटर होगा, सो डाइजेशन में हेल्प मिलती है. सो बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर बॉडी. Okay, now question number 26. Answer is correct, but everyone understands what are thicodont? What exactly is the meaning? सॉकेट्स में जॉ सॉकेट्स में होते हैं टीथ, वो. And only किन में present होता है? Crocodiles and mammals. Right? Am I correct? Yes. Okay. And monophyodont teeth occur in vein. क्यों? उसके दांत में पड़ जाएंगे. Okay. चलो. All are correct. All the options are correct. Anyone जिसको ऐसा लग रहा है कोई question explain करना है? Okay, I will move ahead then. Next question. I think इनके options arranged नहीं है. Wait, I will arrange all the options. मैम 28 का 1. 28 का 1. Okay. आप लोगों को convenient लग रहा है सारे options पढ़ना? Then I won't touch. I won't disturb the screen. If it is convenient, then I won't disturb. मैम 29 का 3. 29 3. Okay. Ma'am 30 का 1. 30 का 1. Okay. All the options are correct. So I have nothing to explain here. Questions काफी simple है. Next. मैम Yes. मैम वो 29 के ऑप्शंस में वो लोफोडोंट, सिलेनोडोंट, वो मतलब क्या? Okay, of course. Anyone in the class, किसी ने पढ़ा है सारे type of dentine? Anyone? मैं आपको गाइड कर देती हूँ. आपके मॉड्यूल के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, किन किन बच्चों ने मॉड्यूल पढ़ा है? यू हैव टू रेज योर हैंड, बिकॉज क्या करेंगे हम, और भी इन फ्यूचर में रिविजन क्लासेस लेंगे और मे बी ऑफलाइन क्लासेस होंगे, देन मैं आपको बेटर फिजिकली मिलके आपको समझाऊंगी सारे पॉइंट्स. बट सिंस हमारे पास टाइम कम है, देन आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव रेड द मॉड्यूल. हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड.
नो वन? ओके, सो डू वन थिंग. सबसे पहले ये आंसर्स बहुत इजी हैं. लोफोडोंट बेसिकली क्या होता है, जो भी टीथ के ऊपर ग्राइंडिंग के लिए देखा होगा रफ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ट्रांसफर सेक्शन पे, दैट इज नथिंग बट द लोफोडोंट टीथ. जरूरी नहीं कि वो सबके पास हो. जिनके टीथ के अपर सरफेस में, टॉप सरफेस में अगर रफ सरफेसेस हैं, दैट इज लोफोडोंट. ये बेसिकली किसके लिए काम आते हैं? ग्राइंडिंग के लिए. ओके, देन सेलेनोडोंट बेसिकली क्या है? जो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स एक साथ किसी में पाए जाते हैं, दैट इज सेलेनोडोंट. मोस्टली ये हर्बीवोर्स के कंडीशन में है. व्हाट यू हैव टू डू एवरीवन, प्लीज आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के स्टार्टिंग में ही ऑल टाइप ऑफ डेंटाइन एक्सप्लेन किया हुआ है. वन लाइन, इट इज वेरी इजी. वन वर्ड दिया है, मीन्स बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन पोजिशन, बेस्ड ऑन टाइप, डेंटाइन की कैटेगरीज दी हुई है. प्लीज गो एंड रीड इट. अगर आप रीड करोगे आपको बेटर समझ में आएगा. गो एंड रीड इट. उसको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली. ओके, करोगे पक्का? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. आपके हद से ज्यादा क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे एंड आपको डेंटाइन बेटर समझ में आएगा. ओके, हेटेरोडोंट, थेकोडोंट, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन में तो आ जाते हैं बट हम ज्यादा पढ़ते नहीं क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है हमारे. बट आपके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, इस चैप्टर के मॉड्यूल में दिया हुआ है. अगर मॉड्यूल नहीं है देन टेल मी, आई विल सेंड इन द ग्रुप. इसका आई गेस जूलॉजी मॉड्यूल 3 में प्रेजेंट है या 2, आई एम नॉट श्योर. उनमें से कोई एक में है. 2 में. ओके, सो 2 में है. अगर मॉड्यूल सबके पास है देन प्लीज गो एंड स्टडी ऑल द टाइप ऑफ डेल्टाइन. उसमें ऑलरेडी दिया है. वन लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत दिमाग भी नहीं लगाना. ओके, यस. एनी अदर डाउट? शैल आई मूव अहेड नाउ? ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस. मैम 32 का 4 लग रहा है. 32 का 4. मैम वो लोअर इसोफेजियल मतलब जो इसमें ओपन होता है ना, स्टमक में. करेक्ट. और 33 का 4 लग रहा है. मैम 31 का शायद 1 है. 1 है. ओके. Yes, ma'am. 31 का 1. ओके, चलो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. एवरीवन नोज व्हाट इज कोलेसिस्टाइटिस? इन्फ्लामेशन का मीनिंग समझते हो? व्हाट इज इन्फ्लामेशन? यस. यस, swelling. Okay, so is it only swelling or something else? बेसिकली एक और चीज, एक स्मॉल टिप, आई गेस एवरीवन नोज इट ऑलरेडी. अगर कहीं भी किसी भी नाम के आगे आइटिस लग गया, इट मींस इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग के बारे में बात करें. मोस्टली इन्फ्लामेशन को रेफर करने के लिए उसके नाम के पीछे आइटिस लगा देते हैं. और कोई एग्जांपल आइटिस का? अपेंडिसाइटिस, राइट? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स. और कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा, जो कि आपके आई का सुपरफिशियल लेयर होता है. एनीथिंग एल्स? हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मींस लिवर इन्फ्लामेशन. टॉन्सिलाइटिस. टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन.
ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मीनिंग. अगर कहीं भी किसी भी नाम के आगे पीछे आइटिस लगा हो, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट इन्फ्लामेशन. नाउ इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है? इन्फ्लामेशन आप कैसे पहचानोगे? स्वेलिंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. स्वेलिंग को एक और वर्ड यूज करते हैं, इडिमा. सुना है किसी ने इडिमा? इफ नॉट, मे बी आप लोग अगर कोई रेफरेंस बुक या कोई कभी क्वेश्चन वगैरह देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस स्पेलिंग इडिमा. और ये दोनों स्पेलिंग यूज किया जाता है. इडिमा मीन्स स्वेलिंग. नाउ अगर किसी भी इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करना हो तो कैसे आप डिटेक्ट करोगे? स्वेलिंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. देन उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. देन आपको क्या फील होगा? पेन इज द इंपॉर्टेंट सेंसेशन. देन क्योंकि पेन है, स्वेलिंग हो गया है, देन साथ ही साथ होगा वेसल्स का डायलेशन. वेसल का डायलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके इम्यूनिटी सेल्स यानी मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई आपको वेसल डायलेशन की वजह से क्या मिलेगा? रेडनेस. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के साइन है. मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों. सबको पिंपल्स आते हैं, बॉइल्स होते हैं, पिंपल्स आते हैं. सो पिंपल्स आना मीन्स व्हाट? दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ योर स्किन. दैट इज डर्मेटाइटिस. ओके, आपकी स्किन इन्फ्लेम हो गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. अगर पूरे का पूरा इन्फ्लेम हो गया मीन्स छोटा पॉइंट इन्फ्लेम हुआ, इसीलिए बॉइल्स, एक्ने या पिंपल आप कह रहे हो. अगर पूरी की पूरी स्किन अगर इन्फ्लेम हो रही है, रैशेस आ रहे हैं, उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. जिसको नहीं पता है प्लीज राइट इट डाउन. इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने का ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है. यू ऑल आर गोइंग टू डू दिस. सब फ्यूचर में यही करेंगे बिकॉज सब डॉक्टर बनने वाले हैं. Okay, so these are what? These are the significance. So cholecystitis means gallbladder का inflammation. Now question number 32. Tonsils are enlargements of. Tonsils किसका पार्ट है? आप लोग डाइजेशन कर चुके हो. आपके बकल कैविटी में just below your lower jaw, maxilla और mandible. Which one? क्या नाम है लोअर जॉ का? मैक्सिला बोलते हैं या मैंडिबल बोलते हैं? मैम इन दोनों में कंफ्यूजन है. ओके, सो मैक्सिला, मैक्सिमम कोई चीज ज्यादा है तो इसीलिए उसको अपर लिमिट समझो. कोई भी अगर कभी भी आप मैक्सिमम यूज करते हो, इट मींस आप अपर लिमिट यूज कर रहे हो. सो अपर जॉ इज मैक्सिला. मैंडिबल में डी जो है ना, डी से क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डाउन. सो डाउन इज योर लोअर जॉ. सो मैंडिबल इज योर लोअर जॉ. ओके, नाउ टॉन्सिल्स. सबको सर्दी हो रही है आजकल, तो सब बीमार है, इंक्लूडिंग मी. एवरीवन इज सिक आई गेस. तो आप अगर डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? आपके जस्ट लोअर जॉ के नीचे जो थ्रोट रीजन है उसको प्रेस करके देखते हैं. हाँ, है ना? yes. टॉन्सिल चेक करते हैं. वो क्या करते हैं? पहले तो आपके अंदर थ्रोट की एनर्जी देखते हैं. सो लाइट यूज करके पहले तो बोलेंगे जीभ बाहर निकालो, उनको देखना होता है. दूसरी चीज, वो आपके थ्रोट को प्रेस करके देखते हैं. वो क्यों प्रेस कर रहे होते हैं? क्योंकि जस्ट वहां पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. टॉन्सिल्स आर व्हाट? टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स. लिम्फॉइड वेसल्स या ऑर्गन्स का एक्यूमुलेशन, दैट इज टॉन्सिल्स. वो आपके इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड स्टेशंस होते हैं. ठीक है? क्यों? लिम्फॉइड्स अभी सर्कुलेशन सबने पढ़ा हुआ है. सबको ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पता है. लिम्फेटिक सिस्टम का आपको ऑलरेडी पता है कि बीच बीच में क्या होते हैं? उनके स्टेशंस होते हैं, राइट? जहां पे क्या होते हैं? कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया या एनी ऑफ द पैथोजन एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि यही तो काम है. फेगोसाइटोसिस उसी जगह पे हो रहा होता है. एंड बाकी जगह फ्लो में क्या चलता रहता है? WBC, उनका फ्लूइड मूवमेंट चलता रहता है. नाउ टॉन्सिल जो है, इट इज वन ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन जो आपके जस्ट थ्रोट यानी थायराइड के पास प्रेजेंट होता है. इसको प्रेस करके इसलिए देखा जाता है क्योंकि इनमें इन्फ्लामेशन है कि नहीं वो चेक करते हैं. अगर वो इन्फ्लेम्ड है यानी इनलार्ज है तो पेन फील होगा. दर्द होता है? जिन लोगों को भी सर्दी है खुद ही चेक कर लो अपना, प्रेस करके दर्द हो रहा होगा. तो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अफेक्टेड है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, पैथोजन घुस चुका है. जितना ज्यादा दर्द होगा मींस इन्फेक्शन उतना ज्यादा है. जितना ज्यादा इनलार्ज होगा, जितना ज्यादा पेन होगा आपको, जितना ज्यादा प्रेस होगा वो, इट मींस आपको उतना ज्यादा इन्फेक्शन है. सो आंसर इज 1. Tonsils are lymphoid tissue.
दैट इज द मोर करेक्ट आंसर. ओके, नो डाउट. वो सबलिंगुअल ग्लैंड नहीं है, सबलिंगुअल पोजीशन कह सकते हो मे बी रेफरेंस के लिए, बट इट इज मोर पोजीशनड नियर थायराइड. ओके, अंडरस्टूड? यस समझ में आई सबको? क्वेश्चन नंबर 33 सही है. सो आई एम नॉट, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. स्फिंक्टर मसल्स जहां भी आपके दो ऑर्गन्स का इंटरसेक्शन होगा, जब भी ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं, यानी इसोफेगस टू स्टमक, रेक्टम, एनस, अगर एनस से बाहर यानी जो भी अगर एक्सक्रीट आउट करना है फीकल मैटर, तो वहां पे स्फिंक्टर मसल्स की जरूरत है. कोई भी ओपनिंग है तो उसके क्लोजिंग एंड कोई भी होल के क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए स्फिंक्टर मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है. That's why उसका काम है regulations, opening and closing को regulate करना. Okay, so fourth is the right answer over here. चलो, let's move ahead. Next set of questions. मैम 35 का 2. Okay, 35 2. D. Okay. Okay, what about the last one? (36) का मैं हिंट दे देती हूँ. पूछा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है. सो 36 का ट्रू स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ, बाकी फॉल्स क्यों है वो ढूंढने का काम आप करोगे. 2 इज द राइट आंसर. ओके, सो आप लोगों का 2 यहाँ पे राइट आंसर है. क्यों राइट आंसर है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज हमें और भी क्वेश्चंस देखने हैं. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सिनर्जिस्ट का मीनिंग समझते हैं हम सारे बच्चे? व्हाट इज सिनर्जिस्ट? नो? सो राइट डाउन एवरीवन. सिनर्जिस्ट मीनिंग विच गेट अलोंग ऑफ द थिंग्स. किसी चीज की हेल्प करना, उसको प्रमोट करवाना, उसके एक्शन को उसके साथ कोऑपरेट करना, उसको बोलते हैं सिनर्जिस्ट. अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामाइन दे एक्ट एज
synergist for the secretion of peptic cells. Of course, peptic cells कहाँ मिलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। करेक्ट, वन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है पेप्टिक सेल्स। सो बेसिकली क्या करते हैं, पेप्टिक सेल के स्टिमुलेशन के लिए एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे स्टिमुलेट दिस सेल्स टू सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूसेस। दैट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट। इन पूरे में यही एक करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। पहला तो गलत इसलिए होगा क्योंकि दूसरा मैंने आपको बता दिया, वो उसका एकदम ही ऑपोजिट है स्टेटमेंट, इसीलिए गलत हो गया। बाकी क्यों गलत है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पता करना है। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टमक का पूरा फंक्शन एंड एक्शन वो आप डिटेल में देखोगे। रेस्ट क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 एवरीथिंग इज करेक्ट। किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए 34 और 35 में? क्वेश्चन नंबर 34 तो रुमिनेंट स्टमक्स के जितने भी 4 स्टमक्स हैं उनके नाम है, जिसमें कि 4th वन इज द ट्रू स्टमक। देन 35th फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चेम्बर इन स्टमक ऑफ रुमिनेंट्स लाइक कैटल, जितने भी कैटल्स हैं उनके लिए। सो उसका आंसर इज रुमिन। सो ये क्या है, रुमिनेंट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसकी डिटेल है। मींस दीज आर द ओनली क्वेश्चंस। आपको नंबर ऑफ स्टमक्स याद रखना पड़ता है और उनका सीक्वेंस याद रखना पड़ता है। रुमिनेंट्स के केस में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Okay, let's move to next question. मैम 37 का ए लग रहा है। Okay. थर्टी 39 का 1। 9 का 1. Okay. मैम 38 का शायद 3। 38 का 3. Okay. Okay. Question number 37 absolutely correct. First option is right. Question number 39 भी correct है। अगर स्टमक में सबसे पहले माउथ में क्या बनता है, बोलस, देन काइन एंड इंटेस्टाइन में जाके काइल बन जाता है। एसिडिक फॉर्म इज काइन, अल्कलाइन फॉर्म इज काइल। ओके, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके फूड फॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 38 एक बार ध्यान से देख लो। पहले तो ये बताओ वेगल स्टिमुलेशन किस किस को पता है? व्हाट इज वेगल स्टिमुलेशन? ओके, ठीक है। मैम नर्वस सिस्टम, यस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कुछ स्टिमुलेट करने के लिए ओके, यूज होता है। डू यू अंडरस्टैंड? नर्वस सिस्टम सबको याद है, वेगस नर्व क्या होते हैं? Does everyone understand vagus nerve stimulation? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मे बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में।
ओके ओके, सो नो वरीज। वेगल स्टिमुलेशन मींस आपके जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, नॉर्मल आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट का स्टिमुलेशन, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, आपके हार्मोन और या फिर एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए जो स्टिमुलेशन दिया जाता है, जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, जितने भी बेसिक फंक्शंस आपकी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, उनको वेगल स्टिमुलेशन कहा जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। ये हमेशा होते रहते हैं। That is one of the concept. Now come to the question. Which of the following will increase the gastric juice secretion? तो excess of proteins in diet, ठीक है, that is correct, absolutely correct. But साथ ही साथ वेगन स्टिमुलेशन भी तो साथ में रहता है. It is a normal stimulation जिसकी वजह से जितने भी प्रो हार्मोन्स, प्रो एंजाइम्स हैं, वो सिक्रीट होंगे, एक्टिवेट होंगे, और मे बी प्रो एंजाइम्स और प्रो हार्मोन्स को एक्टिवेट फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है, तो फिर से स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सिनर्जिस्ट, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। सो इसको ही, इस पूरे एक्शन को आप वेगन स्टिमुलेशन बोलोगे। सो दैट्स व्हाई 2 and 3 are both correct option over here. So answer is 4 instead of 3. 3 is also right, but 4 is also right. इसीलिए हम, सॉरी, सेकंड इज ऑल्सो राइट, इसीलिए फोर्थ वन इसका मेन आंसर है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस सही हैं। शैल आई मूव अहेड नाउ? ओके, एक और चीज मैं रिवील कर दूं आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चंस पता है कहाँ से है? आपके मॉड्यूल से है, लेवल 2। मैंने इनिशियल कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने अलग डाले थे, जो मेरे पास ऑलरेडी बैंक है उसमें, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके मॉड्यूल से ही लिए। आई थॉट इतनी मेहनत कौन करेगा, मॉड्यूल से ही मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ, बाकी बच्चों को याद आ जाएगा जब उन्होंने प्रैक्टिस किया। इट मीन्स यू हैवंट प्रैक्टिस्ड येट। आप लोगों ने आपके मॉड्यूल्स अभी तक टच नहीं किया है, तभी आपको याद नहीं आ रहे इनमें से एक भी क्वेश्चन। ये सब कुछ आपके मॉड्यूल में है। आपने आज आपके मॉड्यूल का लेवल 2 कर लिया, मैक्सिमम हाफ ऑफ द लेवल 2 आपने इस करंट सेशन में कर लिया है ऑलरेडी। Yes, these are the last few questions. मैम 41 का 2 लग रहा है। मैम 2, okay. Yes, बोलो। मैम 40 में पियर्स पैचेस होंगे, Okay, 2 होगा शायद से 2। 2 is the right answer. Okay. मैम 41 का शायद 1 लग रहा है। Okay. Let me check. Okay, सब 41 का 1 बोल रहे हैं। प्रशंसा is saying 2, चेतन is saying 1. What about question 42? मैम 40 का भी शायद 40 का मैम 1? शायद शायद क्या? Which one? मैम शायद फोर्थ हो सकता। 4th भी हो सकता है। ओके, तो ये स्पेलिंग गलत है, दिस इज टीनिया कोलाई।
42 का 2, ओके। चलो, यानी दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है सबको। सो पहला आ जाओ, ब्रूनर्स ग्लैंड, पहले तो बताओ क्या होता है। दिस इज वेरी इजी। ब्रूनर्स ग्लैंड, विलाइज एंड माइक्रोविलाइज के बीच में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, अल्कलाइन म्यूकस होता है। करेक्ट, म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं, अल्कलाइन फॉर्म ऑफ म्यूकस, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। एंड सेकंड पूछ रहा है इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखो, थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है तो ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट है। सो अकेले ब्रूनर्स ग्लैंड इलियम का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। विलाई क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है, तो ऐसा मैच ढूंढना पड़ेगा जो कि यूनिक है इलियम के लिए। ब्रूनर्स ग्लैंड एंड विलाई, मानती हूँ ये भी करेक्ट है, बट साथ ही साथ एक यूनिक आंसर यहाँ पे पियर्स पैचेस है। पियर्स पैचेस आर द पैचेस ऑफ लिम्फॉइड वेसल्स। लिम्फॉइड टिश्यूज के जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कनेक्शन इलियम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उस सेक्शन को पियर्स पैचेस बोलते हैं। दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाई नॉट पियर्स पैचेस एंड विलाई, ये भी करेक्ट है, बट पियर्स पैचेस एंड विलाई जो साथ में है उनका बेसिक मींस उससे ज्यादा बेटर आंसर और बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स या मैक्सिमम नंबर जो है दैट इज ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड इन इलियम, क्योंकि इलियम पार्ट में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सो थोड़ा बहुत म्यूकस एंड इंटेस्टिनल जूस जो है सिक्रीट करने का काम आपका एंड में ब्रूनर्स ग्लैंड ही करने वाले, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, व्हाई नॉट फोर्थ ऑप्शन, टीनिया कोलाई कहाँ पे प्रेजेंट है? टीनिया कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन के लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ओके। सो इसीलिए इलियम इज नॉट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सो फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, इसमें से मोर करेक्ट जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द 2, ओके। सो हेंस मैं 2 आंसर इसका सेलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज द रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज टू बी इन एल्कलाइन मीडियम। 7 इज द न्यूट्रल मीडियम, वो एल्कलाइन मीडियम नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज 2। 8 is the major average pH, 8.5 और 9 भी नहीं। फोर्थ तो वैसे ही गलत है। 2 and 3 they both are correct, but more correct जो more accurate range है that is it is close to 8, 9 तक वो पहुंचता ही नहीं है, that's why 2 को select किया जा रहा है। एंड यहाँ पे which of the following statement is correct regarding motility of alimentary canal, so 2 is correct। क्या पूछ रहा है 2? Segmentation is the most common type of intestinal contraction। Segmentation का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाना, एंड वो कब होता है? जब ऑल्टरनेट या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वर्ड सुने हैं साथ में सबने जब इंटेस्टाइन या फिर एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे होंगे, ओके। पेरिस्टाल्टिस क्यों नहीं? पेरिस्टाल्टिस जो है ये मूवमेंट प्लेज मेजर रोल इन पासिंग द फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, टुवर्ड्स स्टमक के लिए बेटर है। सो स्टेटमेंट सही है बट पार्शियली करेक्ट है, यहाँ पे लोकेशंस गलत दिए हुए हैं। चर्निंग मूवमेंट इज द सेगमेंटेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नो इट इज द सेगमेंटेशन ऑफ स्टमक, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है। सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, नो सेगमेंटेशन गैस्ट्रिक एम्प्टी, गैस्ट्रिक यानी स्टमक को एम्प्टी करने के लिए सेगमेंटेशन उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेगमेंटेशन जो है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं इन इंटेस्टाइन, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन ऑल द टाइम टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट आई कंक्लूडेड, मैं ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रही हूँ आप सबको। You all are not preparing well, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप लोगों ने पढ़ा सब है, थ्योरी याद है, आपको याद कर पा रहे हो और कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर है। कुछ बेसिक जो है चीजों का, बेसिक मतलब क्या हुआ कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो पहले तो। कौन सी वोकैबुलरी? मेडिकल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती है इनकी वोकैबुलरी।
रीजन इज आप लोगों को फ्यूचर में बनना डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर को, फ्यूचर डॉक्टर को अगर नहीं पता चल रहे ये वर्ड्स, देन इट इज नॉट गुड न्यूज, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, आई हैव फ्यू ऑफ द वर्ड्स, हम क्या करेंगे, आई विल व्हेनेवर वी आर हैविंग ऑफलाइन सेशन या ऑनलाइन कभी भी, हम बीच बीच में 4-5 वर्ड्स, जैसे आज आपको कुछ न्यू वर्ड्स पता चले होंगे, वैसे ही हम ऐसे ही 4 to 5 वर्ड्स और 10 वर्ड्स हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हम क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूव करेगा। देन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आइटिस लगता है तो क्या होता है। डू यू नो, अगर टॉमी लग जाए किसी नाम के आगे तो उसका मीनिंग क्या होता है, कभी सुना है? जैसे वेसिक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ऐसे वर्ड्स अगर लगते हैं कहीं पे, इट मींस इट इज रिलेटेड टू द सर्जिकल मेथड। तो अगर आप किसी चीज की सर्जिकल मेथड से ट्रीटमेंट कर रहे हो, उस चीज को कट करने वाले हो, रिपेयर करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं टॉमी। उस नाम के आगे मोस्टली टॉमी लग जाता है। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको बताया नहीं है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन, आपकी कोई गलती नहीं है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी सीखने के लिए। बट आई रियली वांट कि आप लोग इस तरीके के वर्ड्स पे फोकस करना शुरू कर दो। ओके, ये आप लोगों को अभी नहीं, लाइफ टाइम आपके काम आएगा और आपका एमबीबीएस का जो टाइम है वो इजी कर देगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी प्री एडवांस सारी चीजें पता है। दैट्स द थिंग। ओके, एंड स्नेहल डोंट वरी, मैं ये पीडीएफ जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, सबको जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपको समझ में आए सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. समझ में आए, देन इट्स गुड। देन बाकी बच्चे प्लीज मेहनत करो थोड़ी, आपके मॉड्यूल के ही ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, इट मींस आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो प्रैक्टिस इंक्रीज कर दो आपकी, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप लोग ब्राइट स्टूडेंट हो, एवरीवन। इनफैक्ट आज के जितने भी बच्चे हैं, मींस हर्ष है, चेतन है, स्नेहल है, इशिता है, these all majority of the students, प्रशंसा also, many of the students I think, everyone gives answer और आप लोग अच्छे आंसर देते हो। इनफैक्ट राहुल इज ऑल्सो देयर। सो आप लोगों के मोस्टली करेक्ट आंसर्स होते हैं। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर। पहली चीज, बस एक ही प्रॉब्लम है, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब हम कल मिलेंगे, जितने भी PNMT 1 के बच्चे हैं, जो सिटी के बच्चे हैं, कल मिलेंगे। ट्राई टू कम टुमारो। और टुमारो क्या होगा, आपका जो भी बॉटनी का जो चल रहा है पोर्शन वो खत्म हो जाएगा, रैप हो जाएगा। सो इस तरीके से वी विल ट्राई एवरी वीक हम एक चैप्टर एटलीस्ट फिनिश करें। बॉटनी का एक चैप्टर हम फिनिश करें और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर हम रिवाइज करें, जैसे आज हमने रिवाइज किया वैसे ही। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय।